जी मैम। मैं आज मेरे सारे क्षेत्रवासियों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं मेरे क्षेत्र की कंप्लीट जनता को ये बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ प्रकरण हुआ और उस प्रकरण की सारी गतिविधि, इससे संबंधित सारी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि इन मेरे स्थानीय जो विरोधी नेता हैं मेरे, उन्होंने स्थानीय नेताओं ने मेरे को भ्रष्टाचार कह के और आरोप सिद्ध करवाया इन्होंने। मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। जो आरोप था वो अनियमितता का था। ये मैं आपके सामने बिंदु पेश करना चाहती हूँ। इन्होंने ये बिंदु पेश किए थे कि 2022-23 में पंचायत समिति चिड़ावा द्वारा पंप सेट, सोलर पंप, ट्यूबवेल कार्यों में 4 लाख के रुपए की निविदा के विरुद्ध लगभग 70 लाख रुपए का लघुपाल उद्योग सिंघाड़ा का भुगतान किया गया है, जिनकी लागत 1 लाख रुपए प्रतिभूत राशि जमा नहीं करवाई गई है। मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगी कि जिस दिन जांच हुई उस दिन मेरे स्थानीय नेताओं ने ये शिकायत का कागज लिखा और ये आज की मेरी नहीं है, ये 2022 और 23 की ये केस बुक की कॉपी है। इस केस बुक की कॉपी को जिला परिषद के अधिकारी ने कहा, साहब इसको हम गलत कैसे साबित कर दें, ये केस बुक की कॉपी है जो मीडिया के सामने से मैं दिखाना चाहती हूँ। अच्छे से इसकी नोट कर लो, ये आज की नहीं है और बैंक में जाके इसकी डिटेल निकाल लो कि इनका मैंने धरोहर राशि लीक नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, धरोहर राशि लेने की कभी किसी जनप्रतिनिधि की, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, अन्य कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, उनके सेक्रेटरी और उनके अकाउंट्स की जिम्मेदारी होती है, न कि प्रधान की होती है। उसके बावजूद भी इन पे उन्होंने मेरे पे आरोप थोपा और आरोप किसी अधिकारी पे भी नहीं बन रहा है। ये आपके सामने कॉपी है, केस बुक की कॉपी है, इसकी नकल आप ले लेना और इसकी फोटोकॉपी करवा के मैं दे दूंगी, बैंक में इंक्वायरी कर लेना, इसमें सारा कुछ है। पर इस पेपर को इन्होंने कहा हमें तो प्रधान को गलत साबित करना है, तो इन्होंने कहा इसको ऐसे साइड में रख दी जाए। ये मेरे पे आरोप बना। दूसरा इन्होंने लगाया महात्मा गांधी मनरेगा में योजना के महत्व सामग्री उत्पादन के लिए 7 लाख की निविदा के विरुद्ध फर्म पीएमएस कंस्ट्रक्शन कंपनी को 83 लाख रुपए की से अधिक राशि का भुगतान करवा दिया गया। यह भुगतान मैं आपको बताना चाहती हूं कि कोई भी महात्मा गांधी मनरेगा में, मैं आपको सर्कुलर देना चाहती हूं, कोई भी प्रधान और कोई भी जिला प्रमुख अध्यक्ष नहीं होता है। ये पंचायत राज का एक्ट है। इस एक्ट का सर्कुलर में भी आपको दिखाती हूँ जो मेरा नहीं बनाया हुआ है, जिसमें सिर्फ सरपंच ही उसमें अध्यक्ष होता है, बाकी जगह अन्य अधिकारी होते हैं। और वो मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ। ये रहा, ये पंचायत राज 2012 का एक्ट है। ये पंचायत राज 2012 का एक्ट है। इसमें मैंने वो कर रखी है, हाईलाइट कर रखी है, आप इसकी फोटो ले लीजिए। इसमें प्रधान कहीं भी इस बंद लिफाफे मनरेगा का अध्यक्ष नहीं होता। इसमें कोई जिम्मेवारी ही पंचायत राज ने प्रधान और जिला प्रमुख को नहीं दी है। फोटो ले ली तो मैं इसको आपको पढ़ के सुना दूं। इसमें पंचायत स्तर पर होता है सरपंच अध्यक्ष, सचिव, कनिष्ठ अभियंता और लेखाकार, ये होते हैं पंचायत समिति का लेखाकार। पंचायत समिति स्तर पे होता है विकास अधिकारी, सहायक कनिष्ठ अभियंता और पंचायत समिति का वरिष्ठ लेखाकर्मी। जिला परिषद में होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीओ, जिला परिषद परियोजनाओं में उनका लेखाधिकारी और कलेक्टर की तीसरा कलेक्टर, चौथा अधिशासी अभियंता। तो जिसमें अगर पंचायत राज ने मुझे जिम्मेवारी नहीं थोपी, जो मेरे को हिस्सा मेरे को सौंपा ही नहीं, उसको इन्होंने जबरदस्ती की, आप तो एक बार लगा दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, हमें तो एक बार इनको निलंबित करवाना है, मात्र इस मकसद से। ऐसे मैं आपको सारे पॉइंटों की इनकी कॉपी दे देती हूँ। एक भी पॉइंट मेरे खिलाफ सिद्ध होता है, भ्रष्टाचार, पैसा टका लेना देना, ये तो आज दिन तक मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कभी हुआ नहीं। इसके अलावा इन्होंने जो अनियमितता भी मेरे पे आरोप सिद्ध किया है, वो भी मेरे पे सिद्ध नहीं हो पाया।
मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जब मेरे साथ ये घटना घटी, मेरे खिलाफ इन्होंने जांच करवा के और मुझे 12 अक्टूबर 2024 को इन्होंने निलंबित करवाया, तो मैंने सारे पेपर इकट्ठे करे, सारे पेपर इकट्ठे करने के और मैंने पंचायत राज को गुहार लगाई। मैंने पंचायत राज को अभिवादन दिया कि मेरी उस तरह कमेटी से जांच करवाई जाए और जांच करवा के और मुझे इसमें न्याय मिलनी चाहिए। बोले मैडम आप कैसे कह सकते हो कि आप सही हो? मैंने कहा मेरे पास सबूत है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड आपको देती हूँ। मेरे जिला परिषद पंचायत राज सचिव को मैंने ये सारा रिकॉर्ड पेश किया। पंचायत राज सचिव ने उस स्तरीय कमेटी से एक जांच बैठाई और जांच में इन्होंने जांचकर्ता यहाँ आए, 3 दिन तक जांचकर्ता यहाँ बैठे रही हैं। 3 आदमियों की कमेटी गठित हुई, 3 दिन तक जांचकर्ता चिड़ा पंचायत समिति में बैठे रहे। तत्कालीन प्रधान और स्टाफ ने उनको एक कागज अवेलेबल नहीं करवाया कि कागज हमारे पास है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं। तब जांचकर्ता जयपुर से आए थे, उन्होंने कहा आपके पास तो नहीं है ये रिकॉर्ड, अगली ने हमें दिया है, इस आधार पे हम जांच करेंगे। तब इन्होंने सारे कागज पेश किए और पेश करके उन्होंने राज्य सरकार ने कोई मतलब गलत भावना से नहीं, बिल्कुल निष्पक्षता से जांच करते हुए दूध और पानी का पानी करके मुझे न्याय दिलाया है। मैं उनकी आभारी हूं और उनको धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं मीडिया के माध्यम से बताऊंगी कि इन्होंने जिस आदमी से जांच करवाई, जिला परिषद में एसीओ थे महेंद्र जी एसीओ से जिन्होंने जांच करवाई, और महेंद्र जी के लिए जिला परिषद से लेटर निकला है जो मीडिया को भी पता है और नहीं पता है तो मैं दे देती हूँ। महेंद्र जी के खिलाफ इन्होंने मेरी जांचकर्ता के खिलाफ जिन्होंने मेरे खिलाफ जांच दी है, रिपोर्ट दी है, श्री महेंद्र कुमार वरिष्ठ लेखा जिला परिषद का आचरण संदिग्ध है, स्थापना विरोधी भावना से का, जिसके कार्यालय में अविश्वसनीय जवाबदेही प्रभावित हो सकता है। अतः इस कार्यालय में समस्त शाखा प्रभारी, सहायक प्रभारी अधिकारी गण निर्देशित किए जाते हैं कि ग्रामीण विकास राज्य विभाग समस्त योजनाओं की कोई प्रतिलिपियां महेंद्र कुमार वरिष्ठ लेखा से मुक्त रखी जाएं। जिसकी आप कॉपी ले लो, ये लेटर निकला हुआ है जिला परिषद का, जिसको जिला परिषद खुद कह रही है कि इस आदमी का आचरण ठीक नहीं है, इस आदमी की कार्यशैली अच्छी नहीं है, इस आदमी पे विश्वास नहीं किया जाता। मैं 10 महीने में इन सबूतों को जुड़ाने में लगी हुई थी। 10 महीने में जनता के सामने में इसलिए आना चाह रही थी कि मैं बिल्कुल जैसी इंदिरा डूडी थी वैसी ही छवि लेके जनता के सामने जाऊंगी। ये आप इसकी कॉपी ले लीजिए। ये आदमी अगर जिला परिषद का सीईओ ये कहता है कि ये इस तरह का आदमी है, इस तरह का इसका आचरण है, इस तरह का इसका व्यवहार है, इस तरह की ये गलतियां करता है, वो आदमी साहब मेरे लिए भी बहुत सारी गलतियां कर चुका है। इसके बाद में मैं मेरी जनता को, मैं आज कोई कहता है कि इंदिरा जी बधाई हो, प्रधान जी आपको बधाई हो, मैं कह रही हूं इस बधाई की पात्र मैं नहीं, इस बधाई की पात्र मेरी समस्त जनता है। मेरे को निलंबित करने के बाद मेरी क्षेत्रीय जनता को जो दुख हुआ है, जो उन्होंने कभी कहते हैं ना जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं, और मुझे निलंबन बहाल करने में जो इस जनता की दुआएं काम आई हैं, उन दुआओं के बलबूते पे आज मैं वापिस प्रधान के पद। तो मैं मेरी इस समस्त जनता की, मेरे क्षेत्र की समस्त जनता की, आज 24 पंचायतों में कितनी जनता बसती है, इन समस्त जनता की बहुत बहुत आभारी हूं। और इतनी कर्जदार हो गई कि मेरे आखिरी सांस तक भी मैं इनका कर्जा उतार नहीं पाऊंगी। इनके लिए जितना कर दूंगी उतना भी मेरे लिए कम है। अब मैं बहुत लंबी न बोल के, और मैं मीडिया और मेरी समस्त एरिया की जनता के माध्यम से एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी मेरे स्थानीय नेताओं से, कि मेरे स्थानीय नेताओं से यह पूछना चाहूंगी कि ऐसी क्या आन पड़ी थी जिस आदमी को आपने प्रधान मनोनीत करवाया, उस प्रधान के बारे में कंप्लीट जनता और मेरे स्थानीय नेता भी जानते थे कि यह आदमी बीजेपी का है या कांग्रेस का नंबर 1, ये किसी का नहीं है। इसने चुनाव, रोहतास जी धांगड़ ने चुनाव लड़ा कांग्रेस के सिंबल से। ये जनता सारी जानती है कि कांग्रेस से सिंगल से रोहतास जी धांगड़ ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उसके दूसरे दिन पलटी मार गया।
और कांग्रेस के सामने आके कांग्रेस बीजेपी दोनों के सामने आके इसने पाला मार दिया। क्यों? बीजेपी से तो मधु जी थे, कांग्रेस से मैं थी, उन दोनों के सामने आके इसने पाला मार दिया, किसी का नहीं रहा ना। उसके बाद में जब तक इसका इतिहास उठा के देखो, इतना मतलब मौकाफिस्त आदमी है। जब जिसकी सरकार आती है उसको साथ दे देता है, उसके बाद में लोगों को आंखें दिखा दिया। जब तक प्रधान नहीं बना, मुझे भी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, जब तक प्रधान नहीं बना, यहाँ के नेताओं को उन्होंने बहुत बरगलाया और बहुत आश्वासन दिए, और आज उन्हीं को आंखें दिखा रहा है। ये मैं नहीं कर रही, मेरे क्षेत्र की जनता कर रही है। मैं बताना चाहूंगी मेरे नॉमिनेट प्रधान हुए रोहतास जी धांगड़ के बारे में, कि रोहतास जी धांगड़ ने मेरे बारे में कहा है कि इंदिरा डूडी ने, दुकानों का मुद्दा आया कि इंदिरा डूडी ने, लोगों ने कहा कि भाई उसने तो कोई दुकान नहीं ली है, उसने तो, आप कैसे कह रहे हो उसने दुकान ली, तो उसके पास कोई बात बनी नहीं, तो उसने एक कहानी गढ़ी। इतने दिन तो मैं ये सोच रही थी कि रोहतास जी चालाक, ठगबाज, ठग मैं नहीं कर रही हूँ, ठग ये मीडिया कर रही है, शातिर ठग, जो 2005 और 7 के सबूत हैं, ये मैं सब दूंगी आपको सारी चीज बताऊंगी। इतने दिन तो यही सोच रही थी, अब ये से पता चला है कि रोहतास जी को बूझा भी आने लग गई, कि आगे पीछे का भी पता चलने लग गया। कैसे चलने लग गया वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि रोहतास जी धांगड़ ने मीडिया के सामने रूबरू होकर एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें रोहतास जी कह रहे हैं कि प्रधान इंदिरा डूडी ने कोई दुकान तो नहीं ली, पर वो पैसे लेके यहाँ से चली गई। उसने ऐसे कहा कि मेरा बेटा तो पूना का कलेक्टर है और मैं तो पूना ही रहूंगी। तो मेरे को जहां तक याद है कि मेरा बेटा 2022 में सांगली पोस्टेड था, उसके बाद में उसकी पोस्टिंग हुई सतारा, और 2025 में उसकी पोस्टिंग हुई, जब बीजेपी सरकार आई तब 2025 में उसकी पोस्टिंग हुई पुणे। तो 22 में कैसे पता चला कि मेरा बेटा पुणे का कलेक्टर बनेगा और मैं पुणे रहूंगी? कहानी घड़ते, मतलब चोर चोरी करता पर सबूत पीछे से जरूर छोड़ता है। उसको कैसे पता चला कि 2022 में उनको पता चल गया था कि इंदिरा डूडी पुणे रहेगी? अब आप पता चला तो आगे किसी को कोई आगे पीछे का पूछना हो तो जानकारी कर सकते हो। रही बात दुकानों की, दुकानों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले दिनों चर्चाएं चली कि वो ही मनगढ़ंत कहानी, वो ही सारी साजिश के तहत, मैं यहाँ रही नहीं उन दिनों में, मेरे इस कागजों जुटानों में, मेरे और कामों में व्यस्त रही। इन्होंने मेरे खिलाफ एक देवेंद्र जी जाखड़ हैं, जो मैं कह रही हूँ देवेंद्र जी जाखड़ से आप आज भी मेरे सामने पूछना चाहोगे तो देवेंद्र जी ये कहेगा आपको कि इंदिरा डूडी का इन दुकानों में कोई लेना देना नहीं है। पर भी रोहतास जी ने देवेंद्र जी को पुश कर करके केस करवाया, केस दर्ज करवा के, और दुकानों की कहानी में आपको बताना चाहती हूँ। मैं दुकानों के बारे में आपको सारी डिटेल देना चाहती हूँ। अभी पिछले दिनों मेरे बंधु, मीडिया बंधुओं को भी उन्होंने गुमराह किया। मेरे मीडिया बंधुओं ने कहा कि करोड़ों का घोटाला पाया गया। जिस दुकानों की लागत मात्र 12 लाख रुपए, जिसमें ठेकेदार ने भी 5 रुपए कमाने के लिए तो टेंडर लिया होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ मात्र 12 लाख रुपए जिन दुकानों की लागत आई है 2012 इसमें 15 में प्रधान कैलाश जी मेघवाल ने ये दुकानें बनवाई थी, जिनकी लागत ही 12 लाख है, उसमें करोड़ों का घोटाला कहां से हो सकता है? रोहतास जी कहते हैं करोड़ों का घोटाला पाया गया। अरे जिसकी लागत ही मात्र 12 लाख है, उसमें आप करोड़ों कहां से लाओगे? वो दुकानें भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैलाश जी ने बनवाई, 3 बार विज्ञप्तियां निकल चुकी हैं, 3 बार पेपर में आ चुका है, कोई भी इन दुकानों को नहीं ली। उसके बाद में ये दुकानें 10 दुकानें 2017 में 16 लाख की लागत में बनवाई गई थी। ये आप ले लो, टोटल 10 दुकानों की लागत है, ये आप मीडिया लो। जिसकी लागत 17 लाख है, वहां करोड़ रुपए कहां से आएंगे? करोड़ में 17 लाख में तो बहुत डिफरेंस है मेरे हिसाब से। तो मेरे को तो गिनती तो इतनी आती है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंस है इसमें। ये दुकानें खाली पड़ी थी, 3 बार विज्ञप्तियां निकाल दी, कोई भी नहीं आया। इसमें एक बार 5 दुकानें किराए पे चढ़ी थी, 5 दुकानों में भी
3 दुकानें तुरंत खाली कर दी गई, 2 दुकानें रही। 2 दुकानें 2020 में जब मैं प्रधान बनी तो महेंद्र जी नवीन मार्बल वाले हैं, वो मेरे पास आए और बोले साहब हमारी अमानत राशि वापस लौटाओ और हम आगे दुकान किराए पे नहीं रखना चाहते, अपनी दुकान वापस लो। मैंने कहा क्यों? बोले साहब हमारे पड़ता मेन रोड की दुकानें वो 400-400 रुपये में, 500-500 रुपये में किराए पे हैं। जो गली की दुकानें हैं वो साहब हम 4000 में नहीं रखना चाहते। ये राज्य के कोष का नुकसान बता रहे हैं। दुकानें बंद पड़ी थी। एक दिन मैंने संजोग से मैंने कहा भाई इन दुकानों को खुलवा के तो देखिए इनकी स्थिति क्या है। वो फोटो भी मैं आपके सामने रूबरू करूंगी। मैंने जब दुकानों के शटर उठवाए तो दुकानों की ये स्थिति हो चुकी थी 7-8 साल में कि अंदर से उनका पेंट उतरने लग गया था, सीम आके दुकानों की हालत खराब हो गई थी। तो विचार किया कि इन दुकानों का क्या किया जाए। तो हमने पीडब्ल्यूडी एक कमेटी बुलाई, कमेटी बुला के ये निर्णय किया गया कि भाई अपने पास इसका कोई पावर नहीं है, ये पावर है पीडब्ल्यूडी के पास। पीडब्ल्यूडी को एक चिट्ठी लिखो, पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिख के पीडब्ल्यूडी इसका किराया डिसाइड करेगी ताकि इसके 5 रुपये किराए आए सरकार के पास। वो कोई किराया, मैं एक और बात आपको बताना चाह रही हूँ, ये दुकानें लोग बाग कहते हैं बेच दी, ये बेची नहीं थी। ये दुकानें मात्र 3 साल के लिए किराए दी थी। 3, जिसका इसमें सारा विवरण है, ये मैं एक एक करके आपको सारा दिखाती हूँ। मात्र 3 साल के लिए दुकानें किराए दी थी और जब मैं प्रधान थी तभी 3 साल कंप्लीट हो चुके थे और मैंने उस टाइम नोटिस दे दिया था कि दुकानें खाली करी जाएं। उसके बाद मैं नॉमिनेट प्रधान से पूछना चाहती हूँ, नॉमिनेट पूर्व प्रधान से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ये दुकानें खाली क्यों नहीं करवाई? 4000 में 5000 में जितने लेने वाले थे उनको देनी चाहिए थी। कार्यकाल अपने घर में भी रेंट पे मकान देते हैं अपने घरों में, तो वो 11 महीने पूरे होते खाली करवाते हैं ना, क्यों नहीं करवाई? इसके बाद में पीडब्ल्यूडी ने इसका वैल्यूएशन किया और उसकी ये चिट्ठी दी, आपको मैं दिखाना चाहूंगी। ये मीटिंग ये ले लो, ये तो पंचायत समिति की कमेटी की वो है जिसमें हाईलाइट कर रखी है, हाईलाइट करी हुई सारी आप देख लो और सारा आप इसका विवरण देख लो दुकानों का। ये है कमेटी, अपनी पंचायत समिति की कमेटी गठित की गई है। इसके बाद में हम चिट्ठी लिख रहे हैं पीडब्ल्यूडी को, सहायक अभियंता को। ये साहिब आज की चिट्ठियां नहीं है ये, आज तो वो बंदा जो आईएन थे वो अर्जुन सिंह जी रिटायर भी हो गए, कई साल पहले रिटायर हो गए। ये है कब की है, ये पीडब्ल्यूडी से रिकॉर्ड ले लेना, ये रिकॉर्ड हमारे पास है। पीडब्ल्यूडी को हमने चिट्ठी लिखी। पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिखने के बाद ये अर्जुन सिंह जी ने, ये अर्जुन सिंह जी के साइन है आईएन पीडब्ल्यूडी के, ये अर्जुन सिंह जी ने इनका किया। इसके बाद में इनका किराया तय हुआ और किराया तय होने के बाद में अर्जुन सिंह जी ने ये लेटर जारी किया। ये कंप्लीट रिकॉर्ड आपके सामने पेश कर रही हूं। ये सारी कार्रवाई होने के बाद यहां हम रुके नहीं, ये कार्रवाई होने के बाद हमें ये लगा कि भाई अपन इन दुकानों को जिला परिषद को लिखना चाहिए, क्यों, हमसे उच्च अथॉरिटी जिला परिषद है। तो जिला परिषद के सीईओ को हमने ये चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी देखो, ये जिला परिषद में भी इसकी कॉपी गई हुई है। ये जिला परिषद सीईओ को हमने चिट्ठी लिखी। जिला परिषद के सीईओ ने ये सत्यपाल जी अकाउंटेंट हैं, आप देख लो इसमें अच्छी सी, एज ए सीईओ अपना प्रतिनिधि, इसमें लिख रखा है एज ए सीईओ अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके और पंचायत समिति में दुकानों को रेंट पे देने के लिए भेजा। तो मैं आपसे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूं, अगर उच्च अथॉरिटी को लिख दिया जाता है, अगर उच्च अथॉरिटी आती है, अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना कि जब बेटो बाप ने जिम्मेवारी दे दे और बाप आ जाना बेटे की जिम्मेवारी कम हो जा साहब। तो जब हमने उच्च अथॉरिटी को लिख दिया और उच्च अथॉरिटी आके यहाँ दुकानें रेंट पे दे के जाती है, उसके बाद में तो इसमें कोई वो चुपचाप वाली बात नहीं रही होगी। ये आपके सारे कागज आपको सामने किए हैं। इसके बाद में साधारण सभा की मीटिंग में अनुमोदन हुआ है।
ये साधारण सभा की, तो मेरे हिसाब से ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत की मीटिंग में अनुमोदन हो जाता है, वो फाइनल है। और यहाँ पंचायत समिति का पंचायत समिति में, जिला परिषद का जिला परिषद में, विधानसभा का विधानसभा में, पार्लियामेंट का पार्लियामेंट में। आज दिन तक तो यही सुना है साहब, जहां जो निर्णय फाइनल हो जाता है वो फुल अथॉरिटी मानी जाती है, उसको कोई दूसरा चैलेंज नहीं कर सकता। सारी प्रक्रिया होने के बाद स्थानीय नेताओं ने सोचा कि ये इंदिरा की तो साफ सुथरी छवि है, इसको अपन कैसे घुलमिल करें। इसके लिए इन्होंने केस दर्ज कराया, और केस दर्ज करा के, और मैं यहाँ थी नहीं, मेरे वकील की डेथ हो गई, और मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने कैसे आनन फानन करके, किसी मजिस्ट्रेट से मैं किसी पे कुछ नहीं करना चाहूंगी, जो भी उन्होंने साम दाम दंड भेद सारे अपना के, और इन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाई। जैसे आज मैं इसमें क्लीन चिट होके आई हूँ, दूध का दूध पानी का पानी होके हुई हूँ, मेरे को मेरे परमात्मा पे, मेरी पिताम्बरा माता पे और मेरी समझ जनता पे इतना भरोसा है कि उनके आशीर्वाद से मैं उसमें भी दूध की दूध और पानी की पानी होंगी। ये रिकॉर्ड कंप्लीट मैंने जांचकर्ताओं को पेश करूंगी, जो आपके सामने पेश किया है। ये रहा दुकानों का प्रकरण। अब मैं बताना चाहती हूँ, मैंने आपसे पहले भी पूछा, अब भी मैं आपको बताऊंगी कि मनोनीत पूर्व प्रधान रोहतास धांगड़ हरदेवाराम, उम्र 40 साल, जाति जाट, निवासी जाखड़ा, पुलिस थाना मंडेला, जिला झुंझुनू, अपराधी रिकॉर्ड। आपको मैं ये बताऊंगी, ये रिकॉर्ड कुछ ये हैं, एक सेकंड, 9 से 16 तक के, बाकी का रिकॉर्ड में और निकलवा रही हूँ, 25 आ गई, 16 के बाद के बहुत सारी और बचे पड़े हैं, सिर्फ झुंझुनू और चिड़ावा के। क्यों जयपुर वाले और बाहर वाले की फाइल मेरे पास, इन्हों पे कब्जा क्या क्या कर रखा है। क्षेत्रीय जनता को क्षेत्र वाली चीज ही बताना चाहती हूँ। ये इतने केस इनके सामने हैं, आपके जनता के सामने हैं, इतने केस इनके खिलाफ दर्ज है। चिड़ावा में इनका केस दर्ज है, जिसमें धारा 420 और 406 लगी है, 53/9। चिड़ावा में क्रमांक 1283 में जमीन संबंधी मामला है। चिड़ावा में 334/10, इसमें 420 और 120। फिर मंडेला में, मतलब 8 केस तो ये हैं टोटल। इन केसों की सारी सब कुछ रिकॉर्ड बाकी ये है मेरे पास। अब मैं वो एक फर्क है, एक ही है, नहीं 2 ही। दोनों थे मने। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी जानकारी में इन्होंने, रोहतास जी ने, कुछ छुटपुट लोगों ने ये आरोप लगाया। इसके अलावा मैं जहां तक समझती हूँ कि मेरे खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं होगा कि कभी मेरे परिवार के 7 पीढ़ी में थाना कचहरी अतिक्रमण, किसी को परेशान करना, किसी को और करना, मेरे पियर और ससुराल में 7 पीढ़ी तक कोई आरोप नहीं है। मैं जिस आदमी को शातिर ठक्के नाम से संबोधित किया गया, आप इनकी फोटो ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये FIR की कॉपी आ रही, जितने केस इनके खिलाफ दर्ज हैं। ये 9 से 16 के बीच वाले हैं। बाकी फाइलें मैं आपको दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी जल्दी, उनमें सारे रिकॉर्ड और पेश करूंगी। ये सारे आप देखो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें लिखा है शातिर ठग गिरोह के खिलाफ एक साथ 3 मुकदमे दर्ज। मंडेला कस्बे में कई सालों से जनता में इसके अक्षर थोड़े छोटे हैं, मुझे नजर की वो कमजोर है, आप इसमें ले लो, और ये मैं सारे आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इन्होंने शातिर ठग के नाम से फेमस हैं, और इन्होंने क्या क्या करे हैं वो कारनामे मैं आपको बता देती हूँ। शाकंबरी में एक जमीन के ने अपने नाम लिखवाई, विकास पारिक की 47 लाख रुपए का गमन। मंडेला अंबर न्यूज में रोहतास धांगड़ शातिर ठग के नाम से बताया गया है। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये न्यूज वाले ये बता रहे हैं।
आपके रोहतास धांगड़ को शातिर ठग। अलग अलग थानों में एक साथ 3 मुकदमे दर्ज करवाए, जिनमें एक दलित लड़की, जो इसमें रिकॉर्ड में है, ये मतलब ये काम बहुत चरित्र वाला काम तो बहुत हल्का आदमी करता है। एक दलित लड़की को एक दिन में 3 बार अपहरण करने की कोशिश करी गई है, जो इसकी कॉपी इसमें लगी हुई है। दर्ज कराएं, जिसमें एक दलित लड़की को दिन में 3 बार अगवा करने का प्रयास किया गया। लड़की को बचाया गया, मामला लोगों की मदद से लड़की को बचाया गया और इसके मामला दर्ज किया गया। रोहतास धांगड़ वहां से भाग गया, जान से लड़की के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हुआ। चिड़ावा झुंझुनू बाईपास पर एक प्लाट पर कब्जा करने का प्रयास किया। मंडरेला अंबर न्यूज ने रोहतास धांगड़ को इतने मामलों में शामिल बताया है। विकास पारिक की जमीन में 40 लाख रुपए का गबन, लड़की के से बात करवाकर, और देखना मजे की बात, एक लड़की, किस लड़की को ये उपयोग कर रहे हैं, लड़की से बात कराकर 6-7 लोगों के खाते में रुपए डलवाना, ये काम भी इनका व्यापार है। इस व्यापार को मैं एक महिला होने के नाते में कोई बखान नहीं करूंगी। ये एक महिला के लिए बहुत शर्म की बात होती है कि लड़कियां जो करती हैं वो भी बहुत गलत करती हैं कि अपना इस तरह का व्यापार करती हैं। लड़की से बात करवाकर 6-7 लोगों के खाते में रुपए डलवाया। साउरमल लाठ के 19 लाख रुपए में मार्केट की गोदाम को अपने नाम करवाया। बगड़ में एक हवेली में फर्जी नोटरी करवा के उस पर कब्जा किया। इस्लामपुर में एक दुकान अपने नाम लिखवाई। चिड़ाव में टीवी टावर कॉलोनी में 10,000 गज का प्लाट 70 लाख में नोटरी करवाई। पचेरी में एक शख्स में मुख्य बाजार में जगह में नोटरी करवा के करोड़ों का गबन किया। सांवलोद में कई लोगों के कुत्ते दिलवाकर, और वाह ये नया काम, सांवलोद में कई लोगों को कुत्ते दिलवाने के नाम पे 50-50 हजार की ठगी करी गई। ये भी इस अखबार में है, आप देख लेना। प्रतापपुरा में गुर्जरों की जमीन पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत की जमीन अपने नाम की ठगी करवाई। शाकंबरी में एक जमीन पर अपने नाम लिखवाई। ढंडरिया में एक शख्स की बाइक अपने नाम करवा ली। दिल्ली में अपने ममेर ससुर, मैं तो यही सोच रही थी जनता के ही साथ गड़बड़ हो रही है, पर रिश्तेदारों को भी बख्शा नहीं बंदे ने, रिश्तेदारों को भी बंदे ने बख्शा नहीं। दिल्ली में अपने मामेर ससुर से ठगी करके 3 करोड़ रुपए की जमीन की नोटरी करा रहे अपने नाम लिखवा ली। चिड़ाव में एक कार्यालय में एक कर्नल से 70 लाख रुपए की जमीन 6 लाख रुपए 30 हजार में नगद रुपए की भी ठगी करी। जयपुर में अपनी बहन से मिलकर उसके ससुर को प्लाट की नोटरी करवा ली। अपनी बहन के ससुर को भी ठग मारा। पूर्णमल जी यादव थानाधिकारी मंडरेला अंबर न्यूज के द्वारा बताया गया है। उस टाइम तत्कालीन थानाधिकारी पूर्णमल जी यादव थे, उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। देशी कुत्ते को विदेशी ब्रांड बनाकर बेचा। गजब। सरकारी कर्मचारियों से ट्रांसफर के नाम पे रुपए लेने के काम किया। ये तो साहब बहुत सारे हैं, ये तो अनगिनत में साबित भी करा दूंगी इनकी तो मेरे को पुराने सबूतों की जरूरत नहीं है, मैं नए जो वर्तमान में हैं उन्हीं से साबित करवा दूंगी। जीएसटी के नाम पे अब मैं एक और बताना चाहती हूँ। मेरे यहाँ सरपंच भी हैं, बीडीसी मेंबर भी हैं, ठेकेदार भी हैं। मेरे को 24 सरपंच हैं मेरी पंचायत समिति में, और मैं पहले भी प्रधान रही हूँ और आज भी प्रधान रही हूँ, और अब आप लोगों की दुआओं से तीसरी बार भी आज प्रधान का पद की शपथ लूंगी। पर मेरे को एक बंदा, कोई सिंगल आदमी ये कह दे कि इंदिरा डूडी ने किसी स्वीकृति के नाम पे, किसी नाम पे 1 रुपया किसी से या एक पतासा किसी का खाया हो या एक कप चाय का पिया हो तो साबित कर दीजिए। इस बंदे ने 25% जीएसटी के नाम से और बाकी स्पष्ट ऑडियो में जाहिर हुआ 5% वीडियो का, 4% आईएन का और 1% अकाउंटेंट का
खुद निर्धारित कर रहे हैं, जो ऑडियो मीडिया के और जनता के सामने है। उसके बाद में रोहितास जी ये कहते हैं कि साहब ये वीडियो तो पिलानी का है। अरे पिलानी में तेरे को और मेरे को किसने प्रधान बनाया था? अपने को तो चिड़ावा की जनता ने प्रधान बनाया है। आपको वहां किसने प्रधान बनाया था? पुराना वीडियो कैसे बता रहे हो? ये कबूल किया है, वीडियो तो मेरा ही है, पर ये तो पुराना वीडियो है पिलानी का। कौन तेरे को और मेरे को वहां पिलानी में प्रधान बनाया था? ये वीडियो तो यहीं का है। मैं आपको बता रही हूं, अगर 45% कमीशन लिया जाता है तो फिर इंसान धरातल पे क्या लगाएगा? ये स्थिति इन लोगों की है। और इसके बाद में इनके और बताना चाहती हूं, साधारण सभा की पहली मीटिंग में प्रधान बने, ये नॉमिनेट हुए, प्रधान बने, साधारण सभा की पहली मीटिंग में इन्होंने फूल और गुलदस्ते बांटे। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूं, मेरी साधारण परिवार में 2 मेंबर बीजेपी के भी जीत के आए थे, जिसमें एक उमेश जी जोड़िया थे और एक शीला दारा थी, बाकी निर्दलीय और कांग्रेस के थे। 2 मेंबर बीजेपी के जीत के आए और कांग्रेस का जीता हुआ रोहितास जी धांगड़ बीजेपी का प्रधान बन के शपथ लेता है। और दूसरी मीटिंग में उसी शीला के पति के साथ इतना दुर्व्यवहार करता है। उन्हीं का ड्राइवर, उनको वीडियो वायरल हुआ, उन्हीं का ड्राइवर उनको पीटता है। और पीटने के बाद उसी बंदे से समझौता करते हैं ये, और समझौता करने के पास जालबाजी करके और अल्ट्रो सिटी का उस ड्राइवर से केस लगवा के और उसको 7 दिन जेल में रखते हैं। ये कहाँ की न्याय है? मैं मीडिया से, मेरी जनता से पूछना चाहती हूँ, ये कहाँ की न्याय है? 2 मेंबरों के साथ इतनी घिनौनी, उसके पति को जेल में डलवा रहे हैं, ये यहाँ की न्याय है? मेरे को हटाया, मुझे कोई दुख नहीं होता कि नहीं 2 मेंबर जीते हुए थे, उन दोनों में से किसी को भी नॉमिनेट करते, ये खुशी होती कि इन्होंने अपनी पार्टी के लिए काम किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम किया है। इसलिए मैं मेरे स्थानीय नेताओं से पूछती हूँ आपके माध्यम से कि आप ये काम मत करो, आपके सामने सारी ये सब चीजें हैं। और मैं मेरी राज्य सरकार को भी ये दूंगी कि इनके कारनामे, अभी तो मैंने मीडिया को दिए हैं, मैं राज्य सरकार के पास भी ये पेश करके आऊंगी कि साहब जिसको आपने नॉमिनेट करके भेजा था उस आदमी का ये तो चरित्र है, ये उसका लेन देन है, ये उसकी ठगबाजी है और ये उसका आचरण है। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अभी ये बात इनके रोहतास जी के बारे में बहुत सारी हैं, मतलब आपको बताने बैठूंगी तो वो और भी पेपर हैं, ये पेपर और हैं, कितने केस हैं, कितनी जमीनों पे स्कूल का बाउंड्री, पता नहीं कितने कितने हैं, जिसमें कई और निर्दोष लोग भी बेचारे फंसे हुए हैं। ये सारी सब चीजें इनमें हैं। तो मैं इनके करूं तो मतलब 10 दिन से बखान खत्म नहीं हो सकता इनका। अब मैं ये और बताना चाहती हूँ कि इन लोगों ने मेरे पे आरोप लगाया कि इंदिरा डूडी ने भ्रष्टाचार किया। एक दिन ऐसा था जिसमें मेरे परिवार में मेरे पति एक तो कमाने वाला है और हम घर में 5 मेंबर थे, 3 मेरे बच्चे और 1 मैं। और जिन लोग रोहतास जी धांगड़ को साथ दे रहे हैं उनमें से मेरे 2 ठेकेदार भी हैं जो मेरे बिल्कुल पारिवारिक संबंध थे उनसे। मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि उसमें 2 ठेकेदार भी हैं। और जिस दिन सहीराम जी एक अपनी 1 कमाने वाला और हम घर में 5 खाने वाला, मेरे 5 बच्चे पढ़ा करते थे। नॉर्मल स्कूल सेंट जेवियर नाम की स्कूल थी जो छोटी सी नाम मात्र की फीस जमा होती थी, बस उसमें एडमिशन होना मुश्किल हुआ करता था। उस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ा करते थे। और उस दिन दोनों ठेकेदारों के एक बेटे हैं, एक ही बेटा मेरा ही है। मैं उन ठेकेदारों से पूछूंगी कि अपने अपने बेटों के सिर पे हाथ रख के ये कह दें कि सहीराम डूडी ने तुम्हारी क्या क्या तो मदद करी और कभी तुमसे 1 कप चाय का भी पिया हो तो तुम्हारे बेटों के सिर पे हाथ रख के कसम खा जाओ। अरे जिस दिन एक की कमाई खाते थे उस दिन हमने मिट्टी नहीं खाई, तो आज तो हमारे घर में मेरे 3 बच्चे, दोनों बेटियां कमाती हैं, बेटा कमाता है और मेरे पति की पेंशन आती है, मेरा मकान का रेंट आता है।
मेरे तीन समधी, तीनों इतने सबल समधी हैं, तीनों को मैं कह दूं शाम तक मुझे इतनी जरूरत है, तीनों इतने बड़े व्यापारी हैं कि शाम तक एक कमरा भर दे मुझे। आज मैं ये मिट्टी खाऊंगी, जो भी जनता के पैसे की मिट्टी खाऊंगी। शर्म आनी चाहिए उनको थोड़ी बहुत कि किस पे आरोप लगा रहे हो और क्या आरोप लगा रहे हो। मैं मेरी पीताम्बरा माता और दुर्गा माता की भक्त हूं। अगर कहीं भगवान हर पीताम्बरा माता है तो मैं तो कह रही हूं उनको जीते जी इस चीज की ना दिलाना मेरी माता रानी, और उनको ये बताना किसी झूठे आरोप लगाती है उनकी आत्मा बद्दुआएं देती है, उनकी रोमें कूप जाएंगी और उनको इसी जन्म में सारा भुगत के जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी बातें ये करते हैं कि इंदिरा डूडी ने ये किया, इंदिरा डूडी ने ये किया। रोहतास जी तीसरे दिन जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां बैठते हैं, जिला परिषद की मीटिंग हुई, मैं मीडिया वाले भी वहां मौजूद थे। मैं मीडिया वालों से पूछना चाह रही हूं, रोहतास जी ने एक गाना रट रखा है। इंदिरा डूडी का बेटा पुणे का कलेक्टर है, वो वहां से जिला परिषद की मीटिंग में कहता है रोहतास जी कि इंदिरा डूडी का बेटा पुणे कलेक्टर है, वो झुंझुनू जिला चलाता है। क्यों चलाएगा जी झुंझुनू झुंझुनू जिलों में कलेक्टर और एसपी दोनों मौजूद है। झुंझुनू जिले का कलेक्टर और झुंझुनू जिले का एसपी झुंझुनू जिला चलाएंगे, झुंझुनू जिला के नेता झुंझुनू जिला चलाएंगे, झुंझुनू जिले की जनता झुंझुनू जिला चलाएगी। जितेंद्र डूडी तनख्वाह लेता है, सरकार का कर्मचारी है, सरकार का नौकर है वो, और वो नौकरी करता है, नौकरी के बदले में गवर्नमेंट उसको तनख्वाह देती है, अपना जिला संभालो। तीसरे दिन जितेंद्र डूडी यहाँ, उसकी बहू एसपी है, उनका बेटा कलेक्टर है। मैं कह रही हूँ रोहतास जी आप अपने बेटे को भी कलेक्टर बनाओ, मुझे गर्व होगा मेरे जिले में एक कलेक्टर और बना है, और बहू भी एसपी लाओ, मुझे गर्व होगा मेरे जिले में एक एसपी बहू और आई है। अरे किसी को देख के जलते क्यों? जिले का विकास करो, किसी का पैर मत खींचो, जिले को आगे बढ़ाओ और जिले को आगे बढ़ाने का काम करो, किसी के पैर खींचने का काम मत करो। इन कामों से कभी भी न आपका भला होगा न क्षेत्र का भला होगा। भला उसी दिन होगा जिस दिन आप पॉजिटिव सोचने लग जाओगे। और मैं मीडिया को कह रही हूँ जिस दिन उसका रोहतास धांगड़ का बेटा कलेक्टर बनेगा, मैं उसके घर जाके मैं मिठाई खिला के आऊंगी उसको। मुझे किसी से कोई द्वेषता नहीं है, किसी से मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। आज दिन तक मैंने किसी भी जनप्रतिनिधि को या किसी भी अधिकारी को या किसी भी नागरिक को मैंने गलत नहीं बोला, न मैं गलत आगे बोलूंगी, न किसी के बारे में आज ये कागज लेके बैठी हूँ, ये पेपर में लेके बैठी। पर मेरे को जो 10 महीने में इन्होंने रोज कुछ न कुछ कहा, तो एक दिन साहब आखिरकार इंसान तो मैं भी हूँ, वो खून मांस का लोथड़ा मैं हूँ। मेरे को भी यहाँ तक सिर तक भर गई मैं, तो मेरे को पता हुआ कि अपने को बताना चाहिए। बताए बिना जनता को क्या पता चलेगा कि इंदिरा डूडी क्या है और रोहतास धांगड़ क्या है। अब फैसला आपको करना है, फैसला मेरे क्षेत्र की जनता को करना है, फैसला सारा आप लोगों के सामने है कि कौन तो इसमें साहूकार है और कौन बेईमान है। आज 25% जीएसटी मेरे हिसाब से तो मैंने सुनी नहीं, मेरी जानकारी में तो साहब नहीं है, ज्यादा हमारा काम नहीं पड़ता, ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं है, काम ज्यादा पड़ता नहीं है, पर 25% जीएसटी है नहीं। और ये जो कमीशन तय करते हैं, मैंने तो एक भी अधिकारी के कमीशन, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, कमीशन किस चीज का लेते हो? कमीशन क्या? आपको तनख्वाह नहीं मिलती? आप जिस दिन पद पे आते हो कोई भी अधिकारी, उस दिन ये शपथ लेके आता है कि मैं कोई भी तरह की बेईमानी नहीं करूंगा। और मैं आज मीडिया के माध्यम से फिर कह रही हूँ कि अगर मेरे रहते, चाहे वीडियो है, चाहे अकाउंटेंट है और चाहे आईएन है, एक बार विनोद जी सरपंच पास में बैठे हैं, इन्होंने मुझे फोन किया कि साहब क्या था दाइल के लिए हो के प्रकरणों का गाँव वो करता समायोजन के नाम पे पैसे ले रहे हैं। मैंने कहा यार समायोजन क्या है? दाइल को बुलाया, दाइल जी को बुला के मैंने कहा दाइल जी ये समायोजन क्या है? बोले मैडम कैसे है? मैंने कहा ये ठगी चलने नहीं दूंगी यहाँ में। और सरपंचों को बुला के तुरंत विनोद जी को फोन किया, ये सरपंच पास में बैठे हैं। मैंने कहा कोई छुप के दे जाओगे तो मेरे को पता नहीं, और अगर दे दिए तो मेरे से कोई बुरा नहीं होगा, 1 रुपया नहीं देने दिया और ये मौजूद बैठे हैं। अब रोहतास जी कहते हैं कि इंदिरा डूडी ने तो पैसे एजेंसी बना के सारे पैसे लगाए, मैं तो सारे पैसे सरपंचों को दे रहा हूं। बहुत खुशी की बात है, सरपंचों को दे रहे हैं।
मेरे हिसाब से पहले सारे पैसे पंचायत समिति के पास ही आते थे। पंचायत समिति जब मैं पहले प्रधान थी तब पंचायत समिति ग्राम पंचायतों को पैसे देती थी। अब सरकार ने ये डिसाइड कर दिया कि 70% बजट सीधा सरपंच के खाते में जाता है, 25% बजट पंचायत समिति में और 5% नहीं 5 जिला परिषद में, 5% जिला परिषद में जाता है। सबका बंटवारा बांट दिया। साहब सरपंचों के पास 70% बजट है, उसमें कुछ पंचायत समिति वाले भी अपने हिसाब से कोई मेंबर को दे दें, कोई किसी के हिसाब से। एजेंसी का काम भी कोई चिड़ा पंचायत समिति ने गठित नहीं किया, पंचायत राज ने किया। क्यों किया ये वो पंचायत राज वाले जाने। अब ये भी मुझे जानकारी नहीं है कि कांग्रेस के राज में हुआ होगा या बीजेपी के राज में हुआ, पर ये हुआ है कि पंचायत समिति एजेंसी बनवा के काम करवा सकती है, जिसमें एमएलए कोटा भी कई बार आता है, जिसमें एमपी कोटा भी कई बार आता है। और आज डीएमएफटी का पहली बार डीएमएफटी का पैसा रोहितास जी धांगड़ नॉमिनेट होने के बाद पंचायत समिति एजेंसी के पास आया है, जो दूध के दूल्हे बता रहे हैं। डीएमएफटी का पैसा तो डायरेक्ट सर वहीं जाना चाहिए। डीएमएफटी का पैसा पंचायत समिति को पहली बार सुनने में आया है। उसके बाद में मुझे पता चला है कि ग्राम पंचायत धतरवाड़ा को ग्राम पंचायत को पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। ट्रांसफर करने के बाद इनका ड्राइवर है धर्मपाल जी नाम है, धर्मा नाम से उर्फ नाम उनका धर्मा है, धर्मा के नाम से संबोधित है करते हैं लोग बाग उनको। और मेरी जानकारी में सबको पता है कि धर्मा है तो रोहतास है, रोहतास है तो धर्मा है। मेरे हिसाब से सबको इस चीज का पता भी है। धर्मा जी के नाम से दिव्या कंस्ट्रक्शन कंपनी खुलवाई गई है और दिव्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम कंप्लीट मेरे कितनी पंचायतों में मोटा मोटी करीब में संख्या तो मैं भी आज देखूंगी तब पता चलेगा। मोटा मोटी सारी ग्राम पंचायतों में, पंचायत समिति नहीं, मोटा मोटी ग्राम पंचायतों में भी सारे टेंडर दिव्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिए गए हैं, जिसमें एक मेरी ग्राम पंचायत लामा भी है। एक का मुझे कंफर्म है, बाकी के मैं रिकॉर्ड में बताऊंगी, बाकी का सारा मैं बताऊंगी। मतलब दिव्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को, दिव्या कंस्ट्रक्शन जिला धतरवाड़ा को पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। मतलब कैसी गलियां निकाली है, जैसे इन कारनामों में गलियां निकाल रखी है ना, किसके पैसे कैसे ठगे जाएं। पंचायत समिति के पैसे ठगने की भी पूरी साजिश कर चुके हैं। उसमें धतरवाड़ा ग्राम पंचायत के नाम पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। धतरवाड़ा पंचायत समिति, धतरवाड़ा ग्राम पंचायत 181 में टेंडर लगाती है और दिव्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर देती है। दिव्या कंस्ट्रक्शन कंपनी का मोटा मोटी जो भी मालिकाना हक है वो चाहे धर्मपाल जी का समझो और चाहे प्रधान महोदय का समझो, एक ही बात है। तो ये पैसे इस कान को पकड़ के खींचो और चाहे इसको खींचो, बात तो वही होनी है। और उसके बाद में ये कहते हैं कि हम तो साहब सारे पैसे पंचायतों को देते हैं। अरे मैं कह रही हूँ दो ना पे, अडाउटा पंचायत है उसको दो, ओस्टू पंचायत है उसको दो, नड पंचायत है उसको दो, किठाना पंचायत है उसको दो, नूनिया पंचायत है उसको दो। क्यों दे रही हो अकेली धतरवाड़ा पंचायत को? आप बांट के दे ही रहे हो, क्यों दे रहे हो? ये सारा साजिश, सारी चाल, सारे पाखंड। तो मैं तो क्षेत्र की जनता को और मेरे स्थानीय नेताओं से निवेदन करूंगी और उनसे गुहार लगाऊंगी, अरे भाई ऐसे साथी ठग से तो बचो, जनता को बचाओ और इस बेईमानी को हटाओ। एक मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि अभी मैंने एक वीडियो में सुना था कि रोहतास जी ये कहते हैं कि अगर मैंने कहीं कमीशन मांगा है, मैंने कहीं कमीशन लिया है तो मैं 1 का 50 देने को तैयार हूँ। मैं मीडिया और इस मेरे समस्त नागरिकों के माध्यम से कहना चाहूंगी,
अगर रोहतास जी की कोई गारंटी ले कि 1 का 50 दे देगा तो बाकी लोग तो कमीशन लेते होंगे बंद लिफाफों में, खाते में ट्रांसफर हुआ सबूत मैं दे सकती हूँ जिसका मेरे पास सबूत है। पर सबूत जब दूं जब कोई गारंटी ले 1 का 50 दे, 1 करोड़ लगवाऊंगी और 50 करोड़ लूंगी और सबूत साबित करवाऊंगी और चेक के माध्यम से लेन देन हुआ ये मैं साबित करवा सकती हूँ। ये कोई भी अगर उनकी गवाह लेने के लिए आ जाए 1 करोड़ का 50 करोड़ दो और वो जनता के हित में कहीं गौशालाओं में लगाएंगे अपन और उसका चेक का सबूत मैं आपके सामने, मीडिया के सामने और जनता के सामने पेश कर दूँ कि इसने किसके नाम से चेक लिया है, किस तारीख को चेक लिया है और उस चेक में कितनी राशि गई है, उस चेक का को बुना के रोहतास जी के पास कैसे पैसे पहुंचे। खेती करता है ना साहब। दूसरी बात, रोहतास जी ये कहते हैं, कल को मैं कह दूं कि साहब किसान की बेटी हूं, किसान खेत में काम करती हूं। साहब झूठे नंबर बनाने में कोई फायदा नहीं है। किसान की बेटी हूं, जाट के जन्म लिया, जाट के शादी होके आई। किसान एक जाट नहीं होता, 36 कौम में खेती का काम करने वाला किसान होता है। आज घर में काम रोटी पोने वाले भी लोग हैं और मैं आज कह दूं कि साहब मैं खेतों में काम करती हूँ, क्या आया उससे। रोहतास जी, मेरे को लगता है रोहतास जी के पिताजी का नाम था अरदेव जी। अरदेव जी थे किसान। अरदेव जी लकड़ी काट के, लकड़ी जिसके घरों में शादी विवाह और काम होता था, लकड़ी काट के मजदूरी करते थे और मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं होता। अरदेव जी को जनता, जाखड़ा की जनता और हमारे आसपास के गांव की जनता अरदेव जी के नाम से संबोधित करती थी। मजदूरी भले करता था पर जनता अरदेव जी के नाम से संबोधित करती थी। और रोहतास जी, तुम मजदूरी नहीं कर रहे हो, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ। तुम लोगों को ठगते हो और लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, तुमको ओछे नाम से जनता संबोधित करती है, जो आपको सबको पता है। रोहतास जी नाम न लेकर क्या नाम लेते हैं वो आपके सामने है। सातिर ठग के नाम से आपको संबोधित करती है। मजदूरी आपके पापा करते थे। आप कहते हो कि मेरी वाइफ खेती का काम करती है, मेरी मम्मी खेती का काम करती है। हो सकता है आपकी मम्मी ने बेचारी ने किया था, पर आप ऐसे नहीं, आप पर हम झूठे वो बनना चाहते, बन नहीं सकते। इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे जो नज़र में थी वो मैंने जो मोटा मोटी बता दी और बची हुई हैं वो मैं एक बहुत जल्द मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। मैं आज बता रही हूं, मैं बहुत जल्द मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो सारी चीज़ सामने पेश करके और मैं एक बार मीडिया से फिर रूबरू होना चाहूँगा। मैंने तो अभी बताया आपको कि वही कर्मचारी और वही अधिकारी हैं। कोई चुपचाप से तो इनको जीएसटी पकड़ाएगा, उसका तो मेरा इलाज नहीं है। साइन अगर ये नहीं करेंगे, बढ़िया काम, आईए ने जाके काम का वैल्यूएशन किया, काम की क्वालिटी देखी, काम बढ़िया किया और फिर ये पेमेंट नहीं करेंगे तो पेमेंट तो मुझे आता है करवाना। मैंने पहले भी करवाया और आज भी करवाना आता है। काम तो मैं करवाऊंगी। और एक भी बंदा, कोई भी अधिकारी, वीडियो, अकाउंटेंट, आईएन, कैशियर, कोई भी बंदा अगर किसी से 5 पैसे मेरे रहते ले ले तो मेरे को आके बता देना। चुपचाप से कोई बंद लिफाफा करके उनको ऐसे पकड़ा जाए तो उसका साहब मेरे पास इलाज नहीं है। इस जीएसटी को तो मैं बंद कर दूंगी। पिछले भी पीछे भी करी है और आगे भी कर दूंगी। पिछले 1 साल में जो टेंडर हुए हैं, जो काम दिए गए, उनकी भी जांच होगी क्या? देखो, काम देखेंगे क्या काम हुए हैं, कैसे काम हुए हैं। अच्छे काम होंगे तो क्यों किसी की जांच करवाएंगे। अगर कामों में बिल्कुल ही वो है, अपनी ये हरकत नहीं है कि अगला करे वैसा अपन करे। काम अच्छे हैं क्यों करवाएंगे, अच्छे नहीं होंगे तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। तो क्या प्रधान इंदिरा टूडी भाजपा ज्वाइन करने की सोच रही है? नहीं साहब, हमने तो न तो कोई भाजपा ज्वाइन करने की बात करी है, न कोई और बात करी है, न कोई ऐसा हमारे पास कोई बात है। ये कहां से आ गई नहीं बात। इस पूरी लड़ाई में आपकी पार्टी का कितना सहयोग रहा है? देखो, मैं पार्टी का सहयोग न मानते हुए मैं ये कहती हूँ, मुझे परमात्मा का
पार्टी अपनी जगह है। और मैं ये और बताऊंगी, मैं पार्टी को दोष भी नहीं दूंगी कि पार्टी को मैंने किसी को, ये भी बेचारे को, किसी भी मेरे नेता को मैंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी मदद करो। सच्चाई क्या ये लड़ाई आपने अकेले लड़ी है? मैंने नहीं लड़ी है लड़ाई, ये लड़ाई मेरे क्षेत्र की जनता ने लड़ी है, मेरी माता रानी ने लड़ी है और सच्चाई ने लड़ी है। मेरे को पूरा, मेरे अपने आप पे पूरा आत्मविश्वास था, मैं पूरी सच्ची थी। मेरे को ये पता था कि एक दिन मैं सरकार के पास मेरे कागजों की गुहार लेके जाऊंगी। मैंने सरकार के पास मैं गई हूँ और सरकार ने अभिवादन दिया है। अभिवादन में सरकार ने निष्पक्ष मेरी जांच करवाई है और निष्पक्ष जांच करवा के और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी की दिया है। इसलिए मैं सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनका धन्यवाद देती हूँ। क्या पार्टी का कर्तव्य नहीं बनता था कि वो आपके साथ खड़े रहें? क्योंकि आपने जैसे बोला है कि भी और लोगों ने, जनता ने आपका साथ दिया, कि पार्टी कहीं भी तो नहीं बनता क्या? कहीं भी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा हमें दिखाई नहीं दिया आपके साथ खड़ा। मैं आपको बता रही हूँ, एक बच्चे को दूध पीने की वो होती है ना, तो माँ के पास रोता है बेचारा, तब वो दूध पिलाती है। बेचारा किसी को मैंने कहा ही नहीं, किसी को परेशान ही नहीं किया। मेरे को ये खुद को अपने आप में भरोसा था, पार्टी के किसी भी आदमी को मैंने परेशान नहीं किया। मेरे को अपने आप में इतना भरोसा था कि मैं गलत नहीं हूँ, एक दिन मुझे जीत मिलेगी। एक आरोप आप पर यह भी लगा था कि आपके पति को आपने ड्राइवर रखा। हाँ, ये चीज मैं बताना भूल गई, ये बात और बताना चाहती हूँ मैं मीडिया के माध्यम से, कि मेरे पति पंचायत समिति में, सॉरी, PWD में नौकरी करते थे और 2020 में रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने, रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहली बात तो पंचायत समिति का ड्राइवर पंचायत समिति नहीं लगाती है। हमारे पास कोई ड्राइवर है नहीं पंचायत समिति में, हम एजेंसी के माध्यम से ड्राइवर लेते हैं। एजेंसी जिसको भी नियुक्त करके दे देती है वो हमारा ड्राइवर होता है। अब ड्राइवर की रिक्वायरमेंट थी और ये मैं आपको नहीं कहूँगी कि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, झूठ कभी भी नहीं बोलूँगी कि मेरे पति ड्राइवर लगे और मुझे जानकारी नहीं थी। मैं एक दिन जा रही थी और रास्ते में इन्हीं लोगों ने, रात की 11:30 के बजे की बात थी, किसी शादी से हम आ रहे थे और मेरे पास ड्राइवर था दूसरा, और इन्हीं के लोगों ने गाड़ी के आगे आ गए और अपनी गाड़ी लगाई। वो तो मैं हिम्मत वाली थी और मेरी गाड़ी में मैंने हमेशा लठ रखा है। मैंने कहा आ जाओ भाई, लठ लेके खड़ी हुई थी सामने, देख लूंगी जो कुछ होगा। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि एक महिला या तो अपने पति के साथ सुरक्षित है या एक महिला अपनी मायके में सुरक्षित। मैंने निर्णय लिया, मायके वालों की जिम्मेवारी पूरी हो गई। अगर मेरा पति घर में बैठा है, क्यों ना ये मेरी गाड़ी चला लें ताकि मेरे पास ये सुरक्षा का तो एक अच्छा साधन मिल जाए मुझे। मैंने उस दिन के बाद एजेंसी ने इनको ड्राइवर रखा और ड्राइवर रखने के बाद ये मेरी गाड़ी चलाई। मैं आज आपको ये और बताना चाहती हूँ, कभी मैंने ये नाम लिया नहीं, पर आज बताती हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे नौकरी करते हैं। 3 मेरे आए हैं, एक बहू 2 जवाई, आए और जाए 6 की 6 अच्छी सर्विसों में हैं। उसके बावजूद भी अगर हमें पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो मेरा पति और मैं दोनों नरेगा में काम करने जा सकते हैं। बुराई क्या है जी? किसी की ठगी, किसी की जमीन पे कब्जा करना या किसी की लड़की का अपहरण करना या विलायती कुत्ते बना के बेचने वाला काम तो नहीं कर रही हूँ। आप बता दो मुझे तो कि मजदूरी करना गुनाह है क्या? अगर मेरे पति ने पैसे उठाए और ड्राइवरी किसी दूसरे से करवाई तो गलत होता। 24 घंटा में 8,000 का कर्मचारी इनको मिला एजेंसी के माध्यम से। आपसे न्याय करवाना चाहती हूँ, उसमें गुनाह क्या किया? उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, दान किया हुआ धन कभी जाहिर नहीं करना चाहिए। पर आज बात चल गई तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये पैसे मेरी बहू आंचल दलाल, जो आजकल अलीगढ़ की SP है, उसने एक अनाथ आश्रम से एक लड़की को गोद ले रखा है। वो बोली मम्मी इसमें आप अपन घर वाले सब अपना अपना हिस्सा मिला के इसकी मदद करेंगे। हमने वो पैसा भी उस अनाथ आश्रम की लड़की को दान में दिया। ऐसा काम
अजी पैसों की जिस दिन रिक्वायरमेंट थी, एक कमाने वाला था 5 खाने वाला था, उस दिन ही मिट्टी नहीं खाई, तो आज न खाई और न खाएंगे। मेहनत कर लेंगे, खेत का काम कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, ड्राइवरी कर लेंगे, काठड़ी डाल देंगे, पर किसी की आत्मा नहीं दुखाएंगे। तो ड्राइवर की ये कहा, इसमें ये आरोप लगा था, जिसने न तो जिला परिषद ने कोई गलत माना है, जिला परिषद ने भी उसमें, यहाँ इन्होंने बाकी जो भी हुई, एक तो काम की क्वालिटी में जिला परिषद ने ये कहा कि काम की क्वालिटी बेस्ट रही है, जो इन्होंने मेरे पे आरोप लगा के निलंबित किया उससे पहले। न उन्होंने सहीराम जी डूडी को कोई गलत माना है कि साहब अगले ने मेहनत करी है, मजदूरी करके अगर 8,000 रुपये लिए तो कोई गुनाह नहीं। अगर रिटायर हुआ आदमी फौजी या रिटायर हुआ टीचर या रिटायर हुआ कोई भी आदमी अपने खेत में भी काम करता है तो मजदूरी तो करता ही है जी। पहले तो दूसरों कुछ भी हो, मतलब मजदूरी करी है, ये नहीं कह सकते आप कि सहीराम जी डूडी ने ठगी करी है। ये दोनों कार्रवाई जब आपको निलंबित किया गया था, उस कार्रवाई को अब बहाल किया गया है। ये दोनों कार्रवाई एक ही सरकार में होती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को आप किस प्रकार से देखते हैं? जांच दोनों ने की होगी। मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल दोनों कार्रवाई एक ही सरकार के कार्यकाल में हुई है। पहली कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई हुई सिर्फ प्रधान को हटाने के मकसद से, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं था। स्थानीय कुछ लोग जिनको कुर्सी की भूख थी, जिनको कुर्सी का लालच था, जो बीजेपी सरकार में भी नहीं थे, जो कांग्रेस के सिंबल से लड़े थे, जिनका एक बार सारा सुन लो फिर बस 2 मिनट और। जिन लोगों को यह लालच था उन्होंने उस दिन जांच करवाई तो प्रत्येक बिंदु का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें कह रहे हैं धरोहर राशि नहीं ली, वहां का अधिकारी कह रहा है साहब धरोहर राशि ली है, तो वो कहते हैं साहब इस केस को उसको इस साइड में रखो। ऐसे जो कागज थे उनको ऐसे रख के जांच करवाई गई। तब मैंने इसी सरकार को, पंचायत राज को जाके और मैंने अभिवादन दिया और ये कागज सारे सब पेश किए, तो सरकार ने कहा कि ये तो गलत तो नहीं है, इसके साथ तो गलत हुआ। तो सरकार ने, मैं कह रही हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी करके, और कोई पार्टी विशेष का ध्यान नहीं दिया उन्होंने सच्चाई का साथ देते हुए और ये न्याय कर। जो लोगों ने ये काम किया उनके खिलाफ अब क्या करने वाले हो आप? क्या आगे की आपकी कार्रवाई? मेरी राम नीति है, गांधी नीति है। कभी मेरे मन में यह नहीं रहा है कि मैं किसी का बदला लूंगी, किसी के प्रति द्वेषता रखूंगी, किसी का मैं नुकसान करूंगी। जो करेगा उसकी सजा ऊपर वाला मालिक देगा, मेरी पिताम्बरा माता देगी, मेरी दुर्गा माता देगी। मैं तो उन्हीं के भरोसे पे हूँ। मैं कह रही हूँ, हे परमात्मा, पहले सबका भला कर और फिर मेरा भला कर। एक कहावत भी है ना, भीतर काम बाहर काम, हरि की पेड़ियों में विश्राम। सब बोलो राम राम, हम भी बोले राम राम। सबका भला करो भगवान, उसके बाद मेरा भलो करो भगवान। तो मैं उस नीति वाली महिला हूँ कि सबका भला करके मेरा भला होगा, और मैं न उनके खिलाफ कोई द्वेषता, ये चीज भी आज इसलिए बताई गई है कि वो दूध के दुले हुए हैं, उन्होंने अपने कर्म किए, सजा वो भुगतेंगे। मैं उनके खिलाफ कोई ऐसा काम द्वेषता का करूंगी नहीं, न मैंने पहले कभी किया, न कभी मैं भविष्य में किसी से द्वेषता का करूंगी। प्रधान इंदिरा डूडी अब आगे क्या करेगी क्षेत्रीय जनता के लिए? प्रधान इंदिरा डूडी, क्षेत्रीय जनता ने प्रधान इंदिरा डूडी के लिए वो कर दिखाया कि इंदिरा डूडी का एक एक कतरा भी खून का बचेगा, वो इस जनता के लिए समर्पित है। मेरी इच्छा हुई थी कि मैं बेटा बहू के साथ, अभी उनकी 25-25, 30 साल की नौकरी बाकी पड़ी है, तो वहाँ के सरकार के ठाट बाट लूंगी, पर ये जनता का मोह और जनता का प्यार मुझे ऐसे खींच के ले आया कि मैं अभी इन्हीं जनता के बीच और इन्हीं जनता की सेवा करते करते आखिरी सांस तक मैं मेरी क्षेत्र की जनता के बीच में रहूंगी। पद पे रहूं या बिना पद पे, क्षेत्र की जनता से मेरे से जो बन पड़ेगा, मैं ये नहीं कह दूं कि मैं कल इनके लिए ताजमहल बना दूंगी। मेरे से जो बन पड़ेगा, मेरा बचा जीवन इस क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित है।